नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्ष की राजनीति में जो हो रहा है उसमें कितना विपक्ष का हाथ है और कितना सत्तारूढ़ दल भाजपा का हाथ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह विपक्ष इकट्ठा ना होने पाए। उसके एजेंडे पर दो चीज़ें नज़र आ रही। एक, विपक्षी एकता न होने पाए। दूसरा, राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी। उसके कई कारण। और बीजेपी की इस मुहिम में उसका साथ कौन दे रहा है, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा। साथ दे रही हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उन्होंने मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कि उन्होंने अपने को खोल में समेट लिया है और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की जो उनकी पहल थी उसको स्थगित कर दिया है। अब वो प्रधानमंत्री पद के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या विपक्षी एकता के लिए उस तरह से प्रयास नहीं कर रही हैं। वो दरअसल बीजेपी का एजेंडा लागू करने के लिए काम कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं ये भी बताता हूँ। पहले सवाल ये है कि क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि विपक्ष एक न हो। अब देखिए, आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि आप तो बार बार कहते हैं कि 2024 में कोई मुकाबला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के जीतने की प्रबल संभावना है, उसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी उस बात पर अब भी कायम हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की एकता हो न हो, दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही, अभूतपूर्व रूप से। अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूँ कि 75 साल में कोई प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू सहित कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसकी लोकप्रियता उसके शासन काल में जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता जाए उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाए। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए उनका एक अतिरिक्त वोट होता है अपनी पार्टी से ज़्यादा। तो लोकसभा चुनाव की बात आती है तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, विपक्षी एकता हो न हो। तो फिर सवाल है कि क्यों बीजेपी ऐसा चाहती है कि विपक्षी एकता ना हो। दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कोई तात्कालिक कदम नहीं उठाते, कुछ शॉर्ट टर्म जो है कोई गोल लेकर नहीं चलते कि ये हमको 2024 का चुनाव जीतना है, इसके लिए क्या करना है वो करेंगे। उनकी नज़र लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स पर है, दूरगामी उनका लक्ष्य है। वो विपक्षी एकता इसलिए नहीं चाहते कि वो उस दौर से गुजर कर आए हैं जब कांग्रेस विरोधी राजनीति होती थी, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। बीजेपी चाहती है कि वो इस परिस्थिति भारतीय राजनीति में आने ही ना पाए जब गैर भाजपावाद की राजनीति चले, जब गैर भाजपावाद की राजनीति के सहारे भाजपा के विरोध के लिए विपक्षी दल एकजुट हों, उनके सामने जब अस्तित्व का संकट आ जाए तब एकजुट हों, जब वो हारते हारते परेशान हो जाएं तब एकजुट हों, जैसे 1977 में हुआ, जैसे 1988 में हुआ जब जनता दल बना। वो परिस्थिति ना आने पाए, इसके लिए विपक्षी एकता के रास्ते में बीजेपी हर संभव अड़ंगा डालना चाहती है। और उसके लिए उसके पास जो सबसे बड़ा कहें मास्टर स्ट्रोक है या मास्टर की कहिए या सबसे बड़ी उसकी रणनीति है, उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है राहुल गांधी। बीजेपी की कोशिश है, पूरी तरह से कोशिश क्या है उसमें लगभग कामयाब है कि राहुल गांधी बीजेपी के एजेंडे पर, बीजेपी की पिच पर आकर खेले। और राहुल गांधी ने उसमें जितनी मदद की है और कोई कर नहीं सकता। लंदन में उन्होंने जो कुछ बोला उससे बीजेपी की उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। देखिए बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है, खासतौर से पिछले 9 सालों की बात कर रहा हूँ, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से 3 मुद्दे उसके ऐसे हैं जो उसको अजेय बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पहला मुद्दा है हिंदुत्व, और वो हमेशा से रहा है, जनसंघ के समय से रहा है, तो उसमें कोई नयापन नहीं है। दूसरा है राष्ट्रवाद, वो भी रहा है, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इन दोनों का सम्मिश्रण पहली बार 2014 के बाद शुरू हुआ है कि दोनों को पर्यायवाची बना दिया है कि राष्ट्रवाद का मतलब है हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब है राष्ट्रवाद, और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का स्टेक बना दिया है कि आपकी भी इसमें जो है हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। तो इसलिए अगर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व
आगे बढ़ता है, उसकी विचारधारा आगे बढ़ती है, तो उसमें आपका भी फायदा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी फायदा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टि से फायदा है। और इसको जोड़ती है बीजेपी जो है, जो आज़ादी का आंदोलन था। आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर लड़ा गया था, तो इसलिए एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है। तो बीजेपी के इस एजेंडे पर लोग चलने के लिए, इसको मानने के लिए तैयार हैं। तीसरा उसका मुद्दा है, वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस का जो एक नया मॉडल पेश किया है नरेंद्र मोदी ने, वो उस तरह का मॉडल आज तक कोई पेश कर नहीं पाया है। उस तरह के मॉडल पर आज तक कोई सरकार चली नहीं है। सरकारें जो हैं वो यथास्थितिवाद को ही बढ़ावा देती रही हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने, बदलाव करने की कोशिश नहीं हुई। अगर कोशिश हुई भी तो वो राजनीतिक दृष्टि से अल्पकालिक। एक ही उदाहरण देता हूँ, वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो उस समय की दृष्टि से, आज वो गलत लगता है, उस समय भी गलत लगता था, लेकिन उस समय की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम था। और ये माना गया था कि इससे जो है गरीबों तक बैंक पहुँचेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, गरीब की स्थिति ठीक होगी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होगा, गरीबों को मिलने वाला लाभ सही तरीके से मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर चुनाव जीता, और कई मुद्दे थे, केवल वही मुद्दा नहीं था, और उसके बाद भूल गई। उसके आगे का फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ। उसके बरक्स आप तुलना कीजिए नरेंद्र मोदी से। 2014 में लाल किले से 15 अगस्त को जब उन्होंने घोषणा की जनधन खाते खोलने की, तो लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री के लिए जो है लाल किले से बोलने वाली बात थोड़े है, ये तो बैंकों का काम है, चलता रहता है, सतत रूप से चलता है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड समय में 2-3 साल के अंदर 46-48 करोड़ लोगों के खाते खुले। तो ये हुआ कि खाते खुल गए, पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने एक ट्रिनिटी बनाई, एक त्रिमूर्ति बनाई, जनधन, मोबाइल और आधार। इसके आधार पर एक जो है चैनल बना दिया कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे उसी चैनल के जरिए आम लोगों तक पहुंचेगा, पारदर्शी तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के और बिना किसी दिक्कत के। ये सिस्टम बना हुआ था, इसीलिए कोरोना के दौरान 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सका। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने, जिसकी 14 में आलोचना हो रही थी, उसका सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा असर जो दिखाई दिया वो कोरोना के दौरान। और इसके अलावा कई लाख करोड़ रुपए की सरकार की बचत हुई, जो भ्रष्टाचार में जाता था, काला धन बनता था, उसको रोकने में मदद मिली। तो ये 3 जो मुद्दे हैं बीजेपी के एजेंडे के, उसकी काट विपक्ष के पास कोई नहीं है, उसका जवाब विपक्ष के पास कोई नहीं है, सिवाय प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से गाली देने का। और गाली देने का असर क्या हुआ आप देखिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी थी राफेल पर राहुल गांधी को, अब 2 साल की सज़ा हुई है। अब वो 2 साल की सज़ा पर जो है एक ग्रे एरिया है कि उनकी सदस्यता रद्द होगी कि नहीं। वो रद्द एक ही हालत में नहीं हो सकती है, अगर हायर कोर्ट उनकी सज़ा को माफ़ कर दे और उनको बाइज्जत बरी कर दे। उसके अलावा हालांकि उनकी सदस्यता अभी तो तुरंत जा ही चुकी है, वो रेस्टोर हो सकती है अगर ऐसा फैसला आता है, लेकिन वो भविष्य की बात है, 1 महीने में होगा, 2 महीने में, 3 महीने में, पता नहीं। उसका एक उदाहरण है, वो है लक्षद्वीप का, जहां एनसीपी के सांसद की सदस्यता इसी तरह से चली गई थी, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उनको उस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन तब तक उनकी सदस्यता जा चुकी थी। लोकसभा सचिवालय जो है उनकी सीट खाली करने का निर्देश भेज चुका था, संदेश भेज चुका था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग उस सीट को खाली घोषित कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को उलट दिया। तो अब राहुल गांधी के बारे में इसमें क्या होगा अलग बात है, लेकिन दूसरी जो कोशिश है बीजेपी की विपक्षी एकता को रोकने की, वो है राहुल गांधी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन। बीजेपी को ये पता है, विपक्षी दलों को भी पता है, विपक्षी दलों की कमज़ोरी भी पता है। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे नज़र आएंगे परसेप्शन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, विपक्षी खेमे में बिखराव बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो दल साथ में हैं कांग्रेस पार्टी के, यूपीए के दल, उनमें भी इस बात पर मतैक्य नहीं है कि राहुल गांधी उसके नेता बने।
तो बाकी विपक्षी दलों की तो बात ही अलग है। तो इसलिए जो है बीजेपी की कोशिश है कि जितना प्रोजेक्शन हो सके उतना राहुल गांधी का किया जाए। अब राहुल गांधी के सामने दुविधा क्या है? उनकी दुविधा ऐसी है जो राजनीति में शायद ही किसी की कभी रही हो। उनकी दुविधा ये है कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकते और ये भी घोषणा नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। दोनों बातों की औपचारिक घोषणा नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो उसका नतीजा ये होगा विपक्ष के कई दल तुरंत अलग हो जाएंगे। ये जो विपक्षी एकता दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, उसकी दौड़ में नहीं है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, निराश हो जाएगा। तो इसके लिए उनके लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वो इस बारे में घोषणा नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा बार बार भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कहा जा रहा था कि जो है ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, तमाम तरह की बातें। और बात जब भी होती थी कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बिना नहीं हो, राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कांग्रेसी भी नहीं करते थे, उनके करीबी भी नहीं करते हैं। दूसरा, राहुल गांधी के नाम पर आप संसद के अंदर ही देखिए, संसद के अंदर मोटे तौर पर विपक्षी दलों का एक कोऑर्डिनेशन बना था, लेकिन राहुल गांधी को संसद में, लोकसभा में बोलने का मौका मिले इस मुद्दे पर कोई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ नहीं। इसके अलावा ईडी के मामले पर भी जो है जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो कई दल उसके साथ नहीं गए, टीएमसी और एनसीपी और उसके अलावा कई दल। लेकिन मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर जो कांग्रेस समर्थक दल हैं, वो चाहे डीएमके हो, चाहे फिर जो है एनसीपी हो या बाकी दल हों जो कांग्रेस के साथ हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के इस विरोध में शामिल हुए। जो चिट्ठी लिखी गई राष्ट्रपति को उसमें दस्तखत किया। कांग्रेस पार्टी इससे अलग थलग रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ पोस्टर वार भी चलाया, ये अभियान भी चलाया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अलग थलग है, लेकिन पूरी तरह से उस तरह से डीकपल नहीं हुई है। बीजेपी यही चाहती है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी विपक्षी खेमे में अलग थलग पड़ जाए। तो इसके लिए बीजेपी की कोशिश जब होगी तो उसका एक रिएक्शन होगा, काउंटर पोलराइजेशन होगा। अगर बीजेपी ऐसा करती हुई खुले तौर पर दिखाई देगी तो विपक्षी दलों को लगेगा कि ये बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए हमको मतभेद भुलाकर एक हो जाना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके अंदर का हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसका जनाधार हो अपने प्रदेश में, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस के अलावा तो बाकी सब क्षेत्रीय दल ही हैं। तो इसलिए बीजेपी ने चुना ममता बनर्जी को, जिनका कांग्रेस विरोध बहुत पक्का है और उससे ज़्यादा पक्का है राहुल गांधी का विरोध। और ये बात मैं बता रहा हूँ 2015-16 की, पहले भी शायद बता चुका हूँ कि ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, 3-4 दिन रही थी। तब वो केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री से मिली थी और उनसे कहा था कि हमको क्यों परेशान करते हो तुम लोग, तुमको लगता है हम कभी ज़िंदगी में राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इस बात को वो छुपाती नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। तो आप देखिए, अखिलेश यादव कोलकाता में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं, जहां से उनको कभी एक सीट भी नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। दोनों एक दूसरे के वोट में 5 वोट भी न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। तो ऐसे में उन दोनों के साथ आने का कोई मतलब नहीं, सिवाय एक कि राहुल गांधी का विरोध करना है। राहुल गांधी को विपक्षी एकता का चेहरा नहीं बनने देना है। तो ममता बनर्जी, अब इसके एवज में ममता बनर्जी को केंद्र सरकार या बीजेपी क्या देगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ममता बनर्जी उसी एजेंडे पर चल रही हैं। वो नवीन पटनायक से भी मिली हैं, उसके अलावा केसीआर से उनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। उनकी मुलाकात और बातचीत जो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी होती है। उनकी मुलाकात और बातचीत जो है नीतीश कुमार से भी होती है। तो वो एक कन्फ्यूजन बनाकर रखना चाहती हैं कि विपक्षी एकता तो चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी को नहीं चाहते, और राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं इसका मतलब कांग्रेस को नहीं चाहते। कांग्रेस कहती है कोई विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। अब कांग्रेस होगी तो राहुल गांधी होंगे, इसलिए विपक्षी एकता नहीं होगी। तो इस दुविधा को बीजेपी बनाए रखना चाहती है, इस दुविधा को बीजेपी और इसको उभारना चाहती है, इस फॉल्ट लाइन को, इस दरार को और चौड़ा करना चाहती है। इसलिए बीजेपी विपक्षी एकता को
रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। उसको कोई खतरा 2024 के लिए नहीं है। वो 2029 और 2034 से भी आगे की सोचकर चल रही है। तो इसलिए जो है, ये जो बीजेपी की कोशिश है, लगातार राहुल गांधी की छवि कैसे बढ़ाई जाती है? दो तरह से, एक या तो समर्थन करके, समर्थन तो हो नहीं सकता, दूसरा है कन्फ्रंटेशन लगातार दिखाकर। किसी और विपक्षी नेता से उस तरह का कन्फ्रंटेशन बीजेपी नहीं दिखा रही है जिस तरह से राहुल गांधी से दिखा रही है। और राहुल गांधी लगातार घिरते जा रहे हैं कानूनी पचड़ों में। 7 मामलों में वो जमानत पर छूटे हुए हैं और एक मामले में सज़ा हो गई है। तो आने वाले दिनों में और उनकी मुश्किल होने वाली है और वो खबर में बने रहने वाले हैं। वो बीजेपी के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। राहुल गांधी जितना ज़्यादा इस तरह की खबरों में बने रहें, बीजेपी के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद है। और बीजेपी चाहेगी कि विपक्ष का एक बड़ा खेमा उसकी इस लाइन को फॉलो करे, बिना ये दिखाए कि उनके साथ है। तो अलग भी हैं, बीजेपी के विरोध में तो हैं, लेकिन राहुल गांधी के भी विरोध में। दूसरा, कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको बीजेपी के विचारधारा से कोई समस्या नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का विरोध करते हैं। तो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको ये डर है, उनके मन में डर है कि बीजेपी का जिस तरह से भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है, कहीं वो उनकी ज़मीन न छीन ले। इसमें नवीन पटनायक भी आते हैं। इसी वजह से केसीआर विरोध में गए। केसीआर जो है 2019 तक साथ थे, उसके बाद विरोध में गए। उसकी वजह ये हुई कि उनको अब डर लग रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से पैर पसार रही है, बीजेपी उन्हीं को निगल जाएगी। इसी तरह से बाकी क्षेत्रीय दलों का जो बीजेपी के उस तरह से विरोध में नहीं है, लेकिन विरोध करना उनकी मजबूरी है अपनी टर्फ को बचाए रखने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाए रखने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में? जो विरोध में दिख रहे हैं वो साथ भी हैं, जो साथ हैं वो विरोध में भी हैं। तो ये सब सिलसिला जो है अभी 2024 तक तो इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।